हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। आज हम बात करेंगे द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के बारे में। यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, जो रेलवे के सभी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनमें ये टॉपिक कॉमन है और ये टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आने वाले 30% एग्ज़ाम और 70% ग्रुप बी एग्ज़ाम में भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। यह रूल जैसा कि लिखा हुआ है 1968 को लागू हुआ था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो 30% वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज्ड फॉर इशूइंग सस्पेंशन ऑर्डर एंड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी को अगर सस्पेंड करना हो और उसे सस्पेंशन के बाद फिर से ज्वाइन कराना हो, तो उस केस में कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो भी लोग रेलवे में है उनके लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसको यह क्वेश्चन AST 30% 2022 में भी पूछा गया है। तो जानते हैं इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फॉर इशूइंग सस्पेंशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 4 फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। कहने का मतलब है कि अगर किसी को सस्पेंशन जारी करना है, किसी को अगर रिवोकेशन करना है, तो सस्पेंशन के लिए SF1 और रिवोकेशन सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फॉर इशूइंग सस्पेंशन और स्टैंडर्ड फॉर्म 4 फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है AST 30% 2022 में। क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशूइंग मेजर पेनल्टी चार्जशीट एंड माइनर पेनल्टी चार्जशीट। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मेजर पेनल्टी चार्जशीट जिसमें मेजर पेनल्टी लगेगी उसके लिए कौन सा चार्जशीट होगा, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो माइनर पेनल्टी है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो मेजर पेनल्टी है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 फॉर मेजर पेनल्टी और स्टैंडर्ड फॉर्म 11 जो है वो माइनर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है AST 30% 2022 में। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो कितने दिनों तक, निलंबन के कितने दिनों के अंदर उसके सस्पेंशन को रिव्यूड करना जरूरी है, उसके सस्पेंशन को वैध नहीं माना जाएगा अगर उसके सस्पेंशन को रिव्यूड नहीं किया जाता है। तो ये है 90 डेज। तो इसका सही आंसर है 90 डेज। द पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड 90 डेज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकेटिंग सस्पेंशन इज। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज होता है निलंबन को निरस्त करने के लिए। वह कौन सा मानक फॉर्म है जो निलंबन को निरस्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जो है वो निलंबन को निरस्त करने, निलंबन को कैंसिल करने, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है SF4। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो कौन सा जो पेनल्टी है अंडर रेलवे सर्वेंट जो है वो डिसिप्लिन के नॉट अ पेनल्टी माना जाता है, कौन सा जो ऐसा केस है जिसमें पेनल्टी नहीं माना जाता है
रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील के अंदर रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कौन सा एक पेनल्टी नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा सेंश्योर। सेंश्योर जो होता है वो पेनल्टी नहीं माना जाता है। मतलब अगर किसी की निंदा करके छोड़ देते हैं तो उस केस में उसको पेनल्टी नहीं माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? क्वेश्चन कहने का मतलब है सर्वोच्च अनुशासिक पदाधिकारी कौन होता है? डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल के तहत सबसे हायर अथॉरिटी कौन होता है? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का हाईएस्ट होता है, सुप्रीम होता है, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ अपील अंडर DAR रूल इज डैश डेज? तो किसी भी डिसिप्लिनरी और एक्शन रूल के तहत कितने दिनों के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर है 45 डेज। 45 दिनों के अंदर आपको किसी भी DAR रूल के अंदर आपको अपील करना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिंग ऑफिसर? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ACM 30% 2022 में। क्वेश्चन है कि नॉमिनेटिंग ऑफिसर जो है, अगर किसी ऑफिसर को हम लोग को इन्वेस्टिंग ऑफिसर के तौर पे डेप्यूट करना है तो इसमें कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन से मानक पत्र का यूज किया जाएगा? तो वो है SF7। मैं बता दूं, नॉमिनेटिंग इन्वेस्टिंग ऑफिसर, टू नॉमिनेट इन्वेस्टिंग ऑफिसर के लिए SF7, टू नॉमिनेट इन्वेस्टिंग ऑफिसर SF7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ACM 30% 2022 में। क्वेश्चन है, व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन? क्वेश्चन है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को पुलिस कस्टडी में कितनी देर के लिए रखा जाएगा तो उसे खुद ब खुद सस्पेंशन में समझा जाएगा, उसे खुद ब खुद निलंबन में समझा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में 48 घंटों से ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद उसे सस्पेंशन में समझा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ACM 30% 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट DAA रूल? तो अभी हम लोगों ने देखा जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म 7। किसके लिए यूज होता है? टू अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज किया जाता है। अगर किसी के अगेंस्ट में DR एक्शन लिया जाता है तो अगर उसमें कोई इंक्वायरी होनी है तो हमें किसी ऑफिसर को, जो गेजेटेड ऑफिसर है उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा, और उस गेजेटेड ऑफिसर को नॉमिनेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू D&A रूल 1968 इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल डैश? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है AEE 30% 2022 में। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कौन से रूल के अंडर में इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करना मैंडेटरी नहीं है, इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं है। तो ये रूल नंबर 14 का 2 है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन अंडर D&A रूल 1968? तो अगर 1968 D&A रूल, डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत किसी को सस्पेंशन किया जाता है तो उसे क्या होता है? पेनल्टी नहीं माना जाता है। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी। सस्पेंशन क्या है? पेनल्टी नहीं है। सस्पेंशन क्या है? दंड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है? तो वो है SF4।
और आपको ये बता दूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अगेंस्ट में जो DA&A डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 है, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से यह प्रावधान लिया गया है कि अगर किसी संघ, मतलब अगर किसी देश या राज्य के मामलों के संबंध में अगर कोई सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्ति कोई भी नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पावर कहाँ से मिली है? ये पावर मिली है संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत। 309 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किसी भी सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्ति के अगेंस्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 लागू किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये SF1 यानी जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है SF1। SF1 क्या होता है? यह होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। क्या होता है? यह फॉर्म किसी कर्मचारी को, यह फॉर्म क्या होता है? किसी कर्मचारी को काम से हटाने अथवा निलंबन करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किस लिए किया जाता है? किसी कर्मचारी को काम से हटाने और निलंबित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के बारे में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यह फॉर्म कब प्रयोग किया जाता है? तो यह फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 2 कब प्रयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 तब प्रयुक्त में लाया जाता है जब किसी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है या ऐसा समझा जाता है। निलंबन के दोनों मामलों में निर्वाह का भुगतान के बारे में अलग से नोट दिया जाता है। मतलब अगर किसी कर्मचारी को निलंबित करना हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का यूज किया जाता है, और उसे निलंबन में रखना हो, लगातार निलंबन में रखना हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का यूज किया जाता है। और जब किसी कर्मचारी जो 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में हो तो वह खुद ब खुद निलंबित माना जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू फर्निश बाय सस्पेंडेड ऑफिशियल अंडर रूल। मतलब अगर किसी सस्पेंडेड ऑफिशियल को, अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है और उसे क्या होता है, कोई सर्टिफिकेट फर्निश करना हो, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 दिया जाता है। यह जनरली दिया जाता है अगर किसी को जीवन निर्वाह भत्ता जो है वो स्वीकृति देना हो। मतलब अगर किसी को सस्पेंशन के दौरान भत्ता देना हो तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का यूज किया जाता है। जीवन निर्वाह भत्ता जो होता है उसके उसके तहत जो उसको सस्पेंड किया जाता है उसके आरोपित कर्मचारी द्वारा बेरोजगारी प्रमाण पत्र दिया जाता है, और उसमें बेसिक का जो है वो 50% भत्ता दिया जाता है। जितना भी बेसिक होता है उसका 50% उसको सस्पेंशन के दौरान भत्ता दिया जाता है। जितना सैलरी होता है उसका आधा सैलरी दिया जाता है। और इस दौरान क्या होता है, पीएफ में कोई कटौती नहीं होती है। सस्पेंशन के दौरान जो होता है वो पीएफ की कोई भी कटौती नहीं होती है, और बाकी जो जीआईएस होता है उसमें कटौती होती है। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 यूज्ड फॉर ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। यह फॉर्म क्या होता है? निलंबन वापस लेने और स्टाफ के पुनः बहाल के समय प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का निलंबन वापस लेना हो और स्टाफ का पुनः बहाल करना हो उसका निलंबन के बाद, तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4 यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5 जो होता है वो चार्जशीट इशू करने के लिए किया जाता है, और ये जनरली मेजर पेनल्टीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 में। यह फॉर्म क्या होता है, तब प्रयोग किया जाता है जब कर्मचारी को बड़ी शास्ति देना हो, मेजर पनिशमेंट देना हो, तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाता है।
और स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के साथ 4 एनेक्सर होते हैं, 4 संलग्न पत्र होते हैं, जिसमें पहला जो होता है, पहला एनेक्सर में क्या होता है, आरोप का संक्षिप्त विवरण होता है। डिटेल में बाद में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, पहले हम उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उसका क्या आरोप है। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के 4 एनेक्सर होते हैं। पहले एनेक्सर में हम आरोप का संक्षिप्त विवरण देते हैं, मतलब उसको शॉर्ट में बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के एनेक्सर 1 में कि उसका आरोप क्या है, उसका किस बेसिस पे उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म 5 दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का एनेक्सर 2 में हम बताते हैं कि डिटेल में बताते हैं कि उसने उसका क्या गलती था, क्या उस किस कारण से उसको पेनल्टीज या डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत स्टैंडर्ड फॉर्म 5 इशू किया जा रहा है। और तीसरा एनेक्सर होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की सूची, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के साथ। और चौथा जो एनेक्सर है वो होता है प्रशासनिक गवाहों की सूची, जो विटनेस हैं, जो ऑफिशियल विटनेस हैं, उनकी सूची दी जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 तब यूज होता है जब किसी को मेजर पेनल्टीज देनी होती है। उसके टोटल 4 एनेक्सर होते हैं। पहला एनेक्सर में जो आरोप होता है उसको शॉर्ट में बताया जाता है, दूसरे एनेक्सर में डिटेल में बताया जाता है, तीसरे में डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहता है, और चौथे में जो होता है वो विटनेस का लिस्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म 6, तो यह यूज होता है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 6 तब यूज होता है जब यह महसूस किया जाता है कि जिसके अगेंस्ट में स्टैंडर्ड 5 इशू हुआ है उसको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा देखने के लिए। तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 6 देकर उसे रिफ्यूज किया जाता है कि भाई आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखने दिया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तब यूज किया जाता है जब किसी कर्मचारी द्वारा यह मांगा जाता है कि हमें भी डॉक्यूमेंट देखने दिया जाए, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि उसे डॉक्यूमेंट ना देखने दिया जाए तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म 6 का यूज करती है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म 7, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू अपॉइंटेड ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए यूज किया जाता है। कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 7, इंक्वायरी ऑफिसर स्टैंडर्ड फॉर्म 7, इंक्वायरी ऑफिसर स्टैंडर्ड फॉर्म 7। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो होता है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। जहां जांच करना आवश्यक समझा जाता है उस केस में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म 8। अभी किसी जांच में पर जांच के बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करना है तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 8, स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इंक्वायरी ऑफिसर, स्टैंडर्ड फॉर्म 8 प्रेजेंटिंग ऑफिसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 8 यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म 9, जिसे डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 से डिलीट कर दिया गया है, अभी यह लागू नहीं है। अब है नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 कब यूज किया जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एंड एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। अगर किसी केस में दो या दो से ज़्यादा अभियुक्त हों, दो से दो से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई करना हो तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 10 का यूज किया जाता है। यह फॉर्म आम कार्रवाई के मामले में आरोप पत्र जारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आम कार्रवाई वाले चार्जशीट में उन मामले में जारी किया जाता है जहां एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक कर्मचारी शामिल हों। स्टैंडर्ड फॉर्म 10 का यूज तब किया जाता है जहां एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक कर्मचारी शामिल हो, और इसमें कर्मचारी एक ही विभाग या विभिन्न विभागों से भी हो सकते हैं। और अनुशासनात्मक अथॉरिटी होते हैं
वहाँ होने वाली जो भी शामिल कार्रवाई के ऊपर अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवा हटाना या बर्खास्त जो भी पेनल्टी होती है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के तरफ ही होती है और उससे लगने वाले सभी आरोप को प्रूफ होने के बाद ही होती है। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म 10A। तो यह फॉर्म कब यूज किया जाता है? यह फॉर्म संयुक्त कार्यवाही के दौरान इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए किया जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म 10A में मेजर चार्जशीट होता है। हम यहाँ पे दो बार अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी की बात आई। पहला नॉर्मल केस में जहाँ पे सिंगल अपराधी हो, उस केस में क्या होता है, SF7 यूज होता है। पर अगर दो या दो से ज़्यादा अपराधी हो तो उस केस में SF10A का यूज होता है। उसी तरह SF10B जो होता है SF10B जो होता है वो अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो हो अभियुक्त हो तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 10B का यूज प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए यूज किया जाता है। अब लास्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म 11। तो यह फॉर्म माइनर पेनल्टीज के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? माइनर पेनल्टी के लिए यूज होता है। SF11 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ चार्ज फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।